का थर्ड पार्ट है। आज हम थर्ड पार्ट बात करेंगे, फाइनल पार्ट है हमारे पास, जिसमें हम ये देखेंगे कि इनकम मेथड के अलग अलग कंपोनेंट्स में किस तरीके से हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, और उनके बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एट लास्ट ऑफ कोर्स हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखेंगे, सीएसओ की रिपोर्ट देखेंगे कि जो मेथड हमने पढ़ा है क्या उसी मेथड से रिलेटेड ही आपके पास कैलकुलेशंस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसी तरीके से कैलकुलेशन की जाती है जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड देखा था, सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट लास्ट पार्ट तक हमने ये तो समझ लिया कि डोमेस्टिक इनकम जो अर्न होती है वो दो लोगों को होती है, प्राइवेट को और गवर्नमेंट को। ठीक है, जिससे हमें पता चल गया था कि हमारी डोमेस्टिक इनकम कैसे आएगी। आज हम उसको और स्प्लिट करेंगे कि वो जो डोमेस्टिक इनकम अर्न होती है, फैक्टर इनकम, वो फैक्टर इनकम की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, किस किस फॉर्म्स में वो फैक्टर इनकम आती है। जबकि पार्ट फर्स्ट में हम उसकी हिंट ले चुके थे स्टूडेंट्स, वेजेस सैलरी के फॉर्म में आता है, राइट, उसके अलावा रेंट की फॉर्म में आता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में आता है और प्रॉफिट की फॉर्म में आता है। ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट पार्ट में, जब हम डिराइव कर रहे थे जीडीपी से इनकम मेथड को, वैल्यू एडेड मेथड से इनकम मेथड डिराइव कर रहे थे, तो हमने सारी फैक्टर पेमेंट्स पढ़ा था। आज उसी को हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हमारे पास जो है डोमेस्टिक इनकम के लिए सबसे पहला जो आता है हमारे पास इनकम, वो होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे पहले क्या होता है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये स्टूडेंट सबसे फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास किसका, इनकम मेथड का। ठीक है, हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कॉम्पेंसेशन गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे हम क्या करते हैं। तो ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट में ये गिवन होंगे। ठीक है, बी हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट जो गिवन हो सकता है वो होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पी पार्ट हमें गिवन होगा वो क्या हो सकता है, वो हमें गिवन होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो तीन इसके पार्ट है। ठीक है, और हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, थर्ड पार्ट हमें गिवन हो सकता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमारे पास जो टोटल इनकम गिवन है वो टोटल इनकम तीन फॉर्म में गिवन हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट तो जो बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो तो यही आ जाएगा। ठीक है, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि उसमें तीनों इनकम हमें दे रखी होंगी। ठीक है, कॉम्पेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, हम इन तीनों इनकम्स को ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एनटीपीएफसी। अब सुनना, ऑब्वियस सी बात है, इतना आसान तो हमें कभी क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मिला तो ये तीन पहले मेजर हेड हमें ढूंढने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन नहीं गिवन तो क्या करा जा सकता है। स्टूडेंट कॉम्पेंसेशन को तीन तरीके से एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। फर्स्ट आप ये समझे कॉम्पेंसेशन क्या है। तो अगर मैं कॉम्पेंसेशन को डिफाइन करूं तो हम कहते हैं एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, वो कुछ भी चीज जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है टू हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, वो कुछ भी चीज स्टूडेंट्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा उसके प्रेजेंट या फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्पेंसेशन। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, वो कंपनी ने मुझे सैलरी दिया, जो भी दिया, तो जितनी भी चीजें वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को हम क्या मानेंगे, कॉम्पेंसेशन। हिंदी में मुआवजा बोला जाता है इसको। ठीक है, अब कॉम्पेंसेशन दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो इसके क्या तरीके होते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला तरीका, जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जो सबसे पहला तरीका होता है जिससे वो हमें इंसेंटिवाइज करते हैं, जिससे वो हमें कॉम्पेंसेट करते हैं, वो होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो सबसे पहली चीज कॉम्पेंसेशन दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो हमें ढूंढना है
सैलरीज इन कैश। इन कैश का मतलब क्या हो गया? इन कैश का मतलब हो गया स्टूडेंट, हमें मान लो हमें दिया हुआ है स्पेशल, एक तो पहले सबसे पहले देखो कैश का मतलब हो गया जो बेसिक पे आपका है, जो बेसिक आपकी सैलरी है वो, ये भी कैश में आती है। इसके अलावा स्टूडेंट कैश में हमें जो हमारा एम्प्लॉयर है वो क्या दे सकता है? स्पेशल अलाउंस फॉर ओवर टाइम। आप ओवर टाइम करते हो तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल अलाउंस दे रखा है कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट हमें और क्या कैश में दिया जा सकता है अपने एम्प्लॉयर के थ्रू कि भाई आपको ये चीज मैं कैश में दे रहा हूं, जैसे मान लो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे दिया, ये भी आपको कैश में दे दिया। सो ये सारे कुछ तरीके होते हैं स्टूडेंट्स जो जिससे आपका जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय को कैश के टर्म्स में क्या करता है? कॉम्पनसेट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी कंपनी अपने तरीके यूज करती है कैश देने के। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस होती है कि अगर आप इतनी यूनिट बनाओगे तो इतने पैसे आपको में एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो सारी चीजें। तो कैश की फॉर्म में जितना भी आया पहला पार्ट ये हो गया इसका, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड होता है। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये हो गया कि आपको पेमेंट की गई लेकिन कैश में नहीं, कैश के अलावा आपको अदर तरीके से इंसेंटिवाइज किया गया, बेनिफिट्स दिए गए, ठीक है। अब इन काइंड का मतलब क्या है? देखो इन काइंड में मान लो जो आपकी कंपनी है उसने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन में क्या है? अब कंपनी के लिए आप बहुत दूर से आ जा रहे थे या कंपनी ने आप दिल्ली में आपने इंटरव्यू दिया लेकिन आपका सिलेक्शन मान लो पुणे की किसी ब्रांच में हो गया कि भाई पुणे में आपको जाना है, तो कंपनी ने आपको कहा ठीक है जो आपकी सैलरी है वो तो आप ले लो, प्लस हम आपको रहने के लिए एक फ्लैट जो है हम आपको दे देंगे, ठीक है। भाई वैसे आप लेते तो आपका खर्चा होता, नहीं हो रहा, राइट। अब आपका वो खर्चा नहीं हो रहा क्योंकि वो तो कंपनी बेयर कर रही है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है कैश में नहीं, क्योंकि कंपनी इंप्यूटेड तौर पे उसे कैलकुलेट कर देती है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया था कि तुम 5,000 रुपये ले लो, तुम्हें सैलरी में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो आने जाने के। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या दिया? यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको दे दिया फ्री कार, आपको एक कार दे दी फ्री में कि भाई ये कार रखो आप अपने पास, ठीक है। किसके लिए? आने जाने के पर्पज से, भाई तुम दूर से आ रहे हो तो तुम्हें दूर से आने जाने में टाइम लग रहा है, ये सब हो रहा है, ये चीजें। अब एक चीज स्टूडेंट आपको याद रखनी है, कुछ चीजें ना जॉब के साथ होता है कि वो फिक्स है, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उन्हें हम इन काइंड में नहीं गिन सकते। जैसे कि मान लो कोई पर्सन डोमिनोज पे काम कर रहा है, डोमिनोज का एक ड्रेस कोड है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप काम करवाओगे तो आपको वो देना पड़ेगा, आप उसे इन काइंड में नहीं गिनते हो क्योंकि वो तो उस जॉब के साथ मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ड्यूटी पे जाने के लिए वो ड्रेस होनी ही चाहिए। तो वैसे बेनिफिट्स की हम बात नहीं करते, वो तो कंपलसरी है कि चाहिए ही चाहिए। हम बात करते हैं जो हमारे को स्टेटस इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है, फैसिलिटेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो स्टूडेंट, ये तो दोनों हो गए प्रेजेंट बेनिफिट्स, ये स्टूडेंट के प्रेजेंट स्टेटस को, सॉरी स्टूडेंट क्या एम्प्लॉइज के प्रेजेंट स्टेटस को अपलिफ्ट करते हैं, उसको प्रेजेंटली मोटिवेट करते हैं टू डू वर्क मोर। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, आजकल के टाइम में हमें हर चीज में सिक्योरिटी बहुत चाहिए, ठीक है। आपकी सैलरी चाहे लाखों करोड़ों में क्यों ना हो, ठीक है, आपको कंपनी ने घर दे रखा है, कंपनी का घर भी तब तक होता है जब तक कंपनी में आप काम कर रहे हो। आपको पता है राष्ट्रपति भवन मिलता है प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ पे, है ना, लेकिन कब तक? जब तक वो प्रेसिडेंट है, जैसे वो उस पोस्ट से हटेंगे वो घर उसे ले लिया जाएगा, कोई और घर दिया जाएगा। सो यही चीज स्टूडेंट हमें ध्यान से देखनी है कि ये तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों एक तरीके से अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों हो गए प्रेजेंट बेनिफिट्स, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं इन दोनों को, प्रेजेंट बेनिफिट, ठीक है। ये क्या हो गया स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंट बेनिफिट। लेकिन एक जो एम्प्लॉय होता है उसको अपने फ्यूचर का भी उतनी ही टेंशन होती है जितनी प्रेजेंट की होती है, क्योंकि सस्टेन ना कर पाए फ्यूचर में तो क्या फायदा। तो
एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को एक फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है, अब तो उसमें से भी कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयर क्या करते हैं अपने एम्प्लॉय को कि उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस उसके प्रेजेंट की सैलरी में से करना शुरू हो जाते हैं कि जब वो जॉब छोड़ेगा या जब वो रिटायर होगा, दोनों ही केस में उसके बेनिफिट्स उसे मिल जाएंगे। तो इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है स्टूडेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एसएससी। नाउ स्टूडेंट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे ये चीज एम्प्लॉयर्स है। अगर एम्प्लॉय अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए खुद कुछ करेगा तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉम्पनसेशन नहीं है। कॉम्पनसेशन का मतलब जब मुझे किसी ने प्रोवाइड किया, क्योंकि मैंने कुछ किया था। तो अगर एम्प्लॉय खुद के लिए कुछ करेगा तो वो नहीं आएगा, एम्प्लॉयर ने क्या किया। तो एम्प्लॉयर आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो भी स्टेप्स लेगा उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जैसे कि आपको पता है रिटायरमेंट पेंशन होती है, राइट, ग्रेच्युटी होती है, राइट, ये सारी क्या होती है कि उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दिए जाने वाले बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, कि आपका फ्यूचर जो है इससे सिक्योर रहेगा। उसी तरीके से आपके पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ होता है। ठीक है, पेंशन आपको पता है रिटायरमेंट के टाइम पे कंपनी अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देती है। ग्रेच्युटी आपको तभी मिलती है जब आप किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा तक रहते हैं। ठीक है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी, कुछ देती है कुछ नहीं देती है। ईपीएफ का बेनिफिट स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो सकता है, आपको डाउट और हो सकता है आपके पास से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो। आपकी कंपनी में आपकी सैलरी थी से सपोजिटली 50,000। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने आपसे ये कहा कि आपकी 50,000 की सैलरी में से हर महीने हम क्या करेंगे, हर महीने हम आपकी सैलरी में से 4,000 रुपए काटेंगे। ठीक है, और उसको आपके फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय ये भी तो कह सकता है कि सर इतना तो दिमाग मेरे पास खुद भी है कि मेरी जो सैलरी कटेगी, मतलब जो मेरी सैलरी है उसमें से 4,000 मैं खुद ही सेव कर लूंगा, मतलब मैं आपसे क्यों कटवाऊंगा, मैं खुद ही सेव कर सकता हूँ। होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब एम्प्लॉयर करता है तो ईपीएफ का फायदा ये है कि मान लो आपकी सैलरी में से 4,000 कटा तो 4,000 डिडक्ट हो गया। ठीक है, प्लस 4,000 कंपनी भी अपनी तरफ से मिलाती है। ठीक है, मतलब 4,000 तो उन्होंने आपकी सैलरी काटी प्लस 4,000 अपनी तरफ से मिलाए, तो टोटल जो आपके ईपीएफ में पर मंथ की सेविंग जा रही है वो कितनी जा रही है, 8,000। अगर कौन कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर कर रहा है। देखो जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो कोई भी खुलवा सकता है, मतलब वो कोई प्राइवेट पर्सन कोई भी खुलवा सकता है, कोई भी खुलवा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेव करूंगा तो मैं कितना कर पाऊंगा, सिर्फ 4,000। लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयर करेगा तो 4,000 मतलब जितना मैं करूंगा प्लस उतना उसके ऊपर वो भी करेगा, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट सैलरी का 12% है। ठीक है, 12% से ऊपर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज स्टूडेंट हमें याद रखनी है कि एम्प्लॉयर करेगा तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। हम करेंगे तो सिर्फ 4,000, एम्प्लॉयर करेगा तो 4,000 प्लस वो अपनी तरफ से 4,000 मिलाएगा, तो टोटल कितने सेविंग्स आएगा, 8,000 की हर महीने की सेविंग्स होगी। सो स्टूडेंट ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या होगा, कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हम इन तीनों हेड्स को ढूंढेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कहाँ है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड कहाँ है, वेजेस और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या है। कैश में कॉम्पनसेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे ही इन काइंड में कॉम्पनसेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता होगा कई बार कंपनी हॉलिडे पैकेजेस देती है, जाओ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है घूम के आ जाओ, तो वो भी आपको इन काइंड में आएगा, है ना, क्योंकि घूम के आ जाओ और फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए सब चीजें आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये बात हमारे पास क्या हो गई, ये बात स्टूडेंट हमारे पास हो गई सारी की सारी कॉम्पनसेशन की। अब बात हम करते हैं स्टूडेंट ऑपरेटिंग सरप्लस की, कि अगर हमारे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे। पहले इसके लिए ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब समझते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस मींस मैंने अपने कोई भी ऑपरेशंस किए, ठीक है, मैंने अपने कोई भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपना कोई भी काम किया, तो उससे जो मुझे बेनिफिट मिला, जितना भी मुझे बेनिफिट मिला, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसे ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि
किसके लिए यूज करती है, क्योंकि हम जब हम रिपोर्ट देखेंगे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स तो वहां पे लिखा होगा ये होता है फॉर इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स, मतलब जितने भी सेक्टर्स जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके लिए क्या यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है हमें, और एक स्टूडेंट हम कहते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो दो तरीके से स्टूडेंट हमें इनकम आ सकती है, एक आ सकती है प्रॉपर्टी से इनकम, एक आ सकती है एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम? सी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आते ही आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी बोल रहा है तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी का मतलब फिक्स एसेट हो गया, ठीक है। और हम जनरली लैंड मान लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ आपकी लैंड नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है आपका कोई भी फिक्स असेट, ठीक है स्टूडेंट, जिसको आप यूटिलाइज करते हो टू अर्न मनी, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई लैंड है, राइट स्टूडेंट, लैंड आपने किसी को दे दिया कि भाई तू इस पे अपना काम कर ले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है ना, हमने डेरिवेशन में पहला पार्ट सीखा था कि भाई पहला पार्ट क्या सीखा था कि सबसे पहले आप लेबर को कॉम्पनसेट करते हो, वो ये हो गया। फिर हमने सीखा था कि हम इस लैंड ओनर को कॉम्पनसेट करते हैं, तो वो लैंड ओनर ये रहा स्टूडेंट्स, और उसको कैसे कॉम्पनसेट करते हैं, हम रेंट की फॉर्म में कॉम्पनसेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट हमने सीखा था कैपिटल, भाई जिसके पास मनी है, मनी भी तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी आपको यूज करने को दे रहा है एक तरह से। जैसे कोई इंसान लैंड दे रहा है तो कोई इंसान मनी दे रहा है, तो मनी वाले को हम क्या दे देते हैं स्टूडेंट्स, मनी वाले को हम दे देते हैं इंटरेस्ट, राइट। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड हमारे पास होता है रॉयल्टी। स्टूडेंट रेंट एंड रॉयल्टी को मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में लिख दिया जाता है, कई बार अलग अलग भी लिखा हो सकता है, तो दोनों का मतलब समझ लेते हैं। रेंट और रॉयल्टी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। देखो होता क्या है कि मान लो भाई आपकी कोई एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी थी, आपने बहुत टाइम से ध्यान नहीं दिया, सडनली आप वहाँ पे गए, आपको लगा कि चलो यहाँ पे अपना एक फार्म हाउस बनाते हैं, छुट्टियों में कभी आके रहेंगे, ठीक है। आपने वहाँ पे काम करवाना शुरू किया, जैसे ही आपने काम करवाना शुरू किया आपको पता चला कि वहाँ पे तो मान लेते हैं जो भी क्रूड ऑयल है उसका रिजर्व है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, यहाँ पे वहाँ पे कोल है, तो आपको पता चला कि ऐसा कोई भी वहाँ पे क्या है, कोई भी एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। अब ऑब्वियसली बात है कोल माइनिंग तो आप कर नहीं सकते, और ना ही हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन कर सकते, ना ही क्रूड ऑयल के अंदर हम क्रूड ऑयल कलेक्ट कर सकते, क्योंकि भाई हजारों करोड़ों के बिजनेस होते हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि जी ऐसे ऐसे हमारी लैंड पे एक हमें ये इस तरीके से क्या मिले, नेचुरल रिसोर्सेज मिले। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका एक्सट्रैक्शन करना शुरू करेगी, वहां से वो नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट करना शुरू करेगी। उसके बदले में स्टूडेंट आपको दी जाती है रॉयल्टी, याद रखना आपको रॉयल्टी। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, वो भी लैंड थी ये भी लैंड है। डिफरेंस ये स्टूडेंट, रेंट एक फिक्स अमाउंट होता है कि हम आपको इतना फिक्स अमाउंट दे देंगे, ठीक है, कि भाई ये आपका 10,000 रुपए का, 1 लाख का, 2 लाख का है। रॉयल्टी फिक्स होती है बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब वहां पे जितनी भी माइनिंग होगी उस माइनिंग से मान लो पहले साल से मान लो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आया, आपको फिक्स कर गया था 10%, तो आपको 1 करोड़ का 10% मिलेगा। अगले साल माइनिंग से वहां पे आता है सपोज 10 करोड़, तो आपको 10 करोड़ का 10% मिलेगा। रेंट आपको पता है फिक्स होता है, रॉयल्टी ऐसे परसेंटेज से होती है, ठीक है। एक ऐसे रॉयल्टी आती है, प्लस रॉयल्टी और किसको मिलती है स्टूडेंट, साइंटिस्ट को, ऑथर को, और सिंगर, म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं उनको भी रॉयल्टी मिलती है। अब कोई ऑथर है, उन्होंने कोई बुक लिखी, ठीक है, चेतन भगत ने कोई बुक लिखी, ठीक है, अब भाई जब चेतन भगत कोई बुक लिख रहे हैं तो बहुत चली उनकी बुक, ठीक है, बहुत चली उनकी नॉवेल्स, वो नॉवेल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब बहुत बिकी, उनको क्या बेनिफिट होगा, जब जब वो एडिशन उसका बिकेगा तब तक उन्हें टोटल रेवेन्यू जितनी भी उससे साल में जनरेट होगा उसका एक परसेंटेज मिलता चला जाएगा। फिर आता है स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आप समझते हैं ओनरशिप। अब ओनरशिप अगर आपकी कहीं पे है, कहीं पे आप ओनर हो, तो मतलब कहीं पे आप बिजनेस के ओनर हो, तो बिजनेस के ओनर को तो हमेशा क्या ही चाहिए होता है, और एक ही चीज आती है, एंड दैट इज प्रॉफिट। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का क्या पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर 3 पार्ट हो जाते हैं।
सीक्वेंस में ही समझेंगे क्योंकि सीक्वेंस का एक लॉजिक भी है। सबसे पहले जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उन्हें अपने प्रॉफिट पे देना पड़ता है स्टूडेंट कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे हम देते हैं ना अपना पर्सनल टैक्स, वैसे कंपनी देती है कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, इस प्रॉफिट में से एक पार्ट शेयर होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी के, उन शेयर होल्डर्स को क्या जाता है स्टूडेंट, उन शेयर होल्डर्स को जाता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का मतलब जो भी आपने शेयर्स पे अर्निंग करी, प्रॉफिट का एक पार्ट जो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। नॉन अकाउंट स्टूडेंट ध्यान से सुने, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी में शेयर्स लिए होते हैं, उनको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा चाहिए, तभी तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट का एक वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को जाएगा, उसे स्टूडेंट्स डिविडेंड कहा जाता है। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास जो होता है डिविडेंड के बाद, वो हमारे पास होता है रिटेन अर्निंग्स का। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स। ये क्या होता है, कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंशन मींस फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फिर कोई भी अनफोर्सीन लायबिलिटी के लिए बचा के रख लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। अभी याद है हमने पढ़ा था सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस पार्ट 2 में, तो जो पार्ट 2 में हमने सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल पढ़ा था वो रिटेन अर्निंग ही तो हो गई, क्योंकि उन्होंने सेव कर लिया। तो इसे सेविंग्स लिखा होता है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये कॉम्पनसेशन है, चाहे हम बात कर रहे हैं रेंट की, रॉयल्टी की, ये दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला करके है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी काउंट किए गए हैं प्लस प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों ही काउंट किए गए हैं। अब बात आ जाती है स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट की, एंड दैट इज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कि मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है। अब देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान से, ये तो बात होगी जो इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड सेक्टर्स है, लेकिन आप जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहां पे जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, बहुत से बिजनेस रजिस्टर नहीं होते, लेकिन वो भी तो पैसा कमाते हैं, तो उनकी इनकम को मिक्स इनकम कहते हैं। क्यों, पहले मैं लिख देता हूं किनकी इनकम है ये, फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स। ठीक है, अब सुनिए मिक्स इनकम क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, बात सुन ध्यान से, मैं ये सेंटर अपना कोचिंग सेंटर ही चलाता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सपोजिटली रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, ये लैंड जो है मेरे पास वो मेरी खुद की है, मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, तो सुबह आया झाड़ू पोछा भी मैं खुद यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ रेंट का पोर्शन बचा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की जमीन है, प्लस मैं अपनी सर्विसेज दे के थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब ये कुछ मिक्स इनकम होगी, मतलब सेपरेट कर पाना इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसमें कितना रेंट का पोर्शन है, या कितना झाड़ू पोछे वाले का कितना पोर्शन है, या फिर कितना मेरी ही सर्विसेज का पोर्शन है। इसीलिए इसे मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और इनका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता, जिन लोगों का, इन्होंने मोस्टली काम खुद ही कर रहे होते हैं, सारे काम ये लोग खुद कर रहे होते हैं। तो सारे काम क्योंकि ये लोग खुद कर रहे होते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली कितना पोर्शन इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का है, मतलब कितना पोर्शन इसमें प्रॉफिट का है, या कितना पोर्शन इसमें कॉम्पनसेशन का है। तो मतलब ये इन दोनों के बीच में घूमता है, क्योंकि कुछ कॉम्पनसेशन वाला बन जाता है, कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस वाला बन जाता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ऑफ कोर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा वही ऐसा कर सकता है, क्योंकि जो जॉब में होगा वो डायरेक्टली ये अर्न कर रहा है, जिसका रजिस्टर्ड है वो ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब जो खुद ही एक तरह से जॉब वाला काम भी कर रहा है, खुद ही बिजनेसमैन वाला काम भी कर रहा है, ऐसा आपको हमेशा इंडिया में बहुत सारी शॉप्स में मिलेगा। फैमिली मेंबर्स ही खुद ही काम कर रहे होते हैं मोस्टली, ताकि बाहर कॉम्पनसेशन ना देना पड़े। तो ये एक तरह से मिक्स हो जाता है, कॉम्पनसेशन का भी और ऑपरेटिंग सरप्लस का भी, दोनों का ये मिक्स हो जाता है। तो इसे बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये सारी चीजों को हम प्लस कर देते हैं। मतलब जब हमारे क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन दिया है तो कॉम्पनसेशन में प्लस करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें प्लस करते हैं मिक्स इनकम, डोमेस्टिक इनकम आती है। कॉम्पनसेशन नहीं दिया हुआ तो वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश दी होंगी, इन काइंड दिया होगा, और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। एक चीज याद रखनी है, कुछ अगर नहीं दिया तो हमें उसका सिनोनिम अनदर नेम चेक करना है, फिर भी नहीं मिला तो उसे जीरो मान लेना है। तो ये तीनों दिए, तो तीनों दिए तो अच्छी बात है, तीनों नहीं दिए हुए, एक दिया हुआ है, दो दिया है, जो भी दिया प्लस कर लो। लेकिन स्टूडेंट कॉम्पनसेशन दिया होगा तब इन तीनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, भूल जाना इनको।
वैसे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होगा। नहीं गिवन तो फिर वही रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी प्लस करेंगे, उसमें प्लस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब स्टूडेंट प्रॉफिट दिया हुआ है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट है तो ये ऑलरेडी एडेड होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम के कोई कंपोनेंट भी नहीं है, मिक्स इनकम का कोई अनदर नेम भी नहीं है। सो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, इनकम मेथड से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस मेथड के क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट, कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी क्या इसी फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट कैलकुलेट करती है इनकम मेथड से, तो वो भी क्या इसी पे है, और गवर्नमेंट के कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इनकम मेथड को यूज करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मेथड हमने देख लिया कि मेथड काम कैसे करता है। अब बात करते हैं इस मेथड की प्रिकॉशंस क्या है। प्रिकॉशंस जैसे हमने वैल्यू एडिड मेथड में पढ़ी थी कि जब हम इस मेथड से अपना इनकम कैलकुलेशन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स लिखा है ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये तो हम तो बिल्कुल स्टार्टिंग से नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तभी हमने कहा था, क्योंकि ट्रांसफर इनकम कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करते। तो जो चीज़ जीडीपी कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रही तो उसको हम जीडीपी में कैसे काउंट करेंगे। फिर रिसीट्स फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये चीज़ सुने, जो भी रिसीट्स है, मतलब आपने गुड्स को बेचा, सेकेंड हैंड गुड्स है उनको बेचा, ठीक है, उनसे भी आपको पैसा आएगा, आपको वो इनकम लगेगा, लेकिन उस इनकम को स्टूडेंट नहीं मानना सेम वैल्यू एडेड मेथड की तरह, क्योंकि जिस ईयर इनको प्रोड्यूस किया गया होगा और जिस ईयर इनको फर्स्ट टाइम बेचा गया होगा उस टाइम की इनकम में रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर मैं दोबारा से अपनी, मान लो ये वॉच है, मैं इसको बेचने जाऊँ तो ये तो डबल काउंटिंग हो गई, क्योंकि इसकी इनकम एक बार पहले ही रजिस्टर की जा चुकी है जिस भी कंपनी की ये है, राइट। सो दोबारा मैं बेच के इनकम अर्न करूंगा। जब कोई चीज क्रिएट ही नहीं हुई नई, तो उसको बेच के होने वाली इनकम आप कैसे काउंट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये एक वॉच डीलर को बेच दी, ठीक है। उसका काम है कि वो नई वॉच पुरानी वॉच खरीदता और बेचता है, ठीक है। अब उस डीलर ने क्या किया, मुझसे वॉच ली, जो भी इसके अंदर कमी थी, मान लो सेल नहीं था, वो सेल उसने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, और से इसका ग्लास टूटा हुआ था, वो ग्लास ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, स्ट्रैप को चेंज कर दिया, उसने थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर दी और रेडी टू सेल बना दिया। अब कोई पर्सन आया, मान लो मेरे को उसने इस वॉच के दिए जी 2000 रुपये दूंगा, ठीक है। कोई और पर्सन आया खरीदने के लिए और उसने इसमें एडिशंस करके उसको बोला भाई 3500 की मैं बेचूंगा, तो मतलब वो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है। मान लेते हैं उसने इस वॉच को बिल्कुल रेडी टू यूज बनाने के लिए 500 और खर्च किए, ठीक है, वो अपने ऊपर कितने ले रहा है, दैट इज 1000 रुपीज। तो वो जो कमीशन वो चार्ज कर रहा है अपनी, वो कमीशन को हम काउंट करेंगे, क्योंकि वो कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम जनरेट हुई है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड हैंड गुड्स का जो अमाउंट है वो नहीं आएगा, बट उनको बेचते वक्त जो कमीशन आता है वो कमीशन आएंगे, क्योंकि ब्रोकरेज एक ऑब्वियस ही बात है, बहुत बड़ा प्रोफेशन आज में, बहुत बड़ा बिजनेस है। चाहे हम प्रॉपर्टी की लाइन में देखें, चाहे हम शेयर्स डिवेंचर्स की लाइन में देखें, हर लाइन में ब्रोकरेज तो आजकल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ब्रोकरेज मींस कमीशन जो है वो हमारे पास आएगी। सिमिलरली इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ये नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये करंट फ्लो में कोई ऐड नहीं कर रहा। से रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोई शेयर्स थे जो कि हम मानते हैं कि फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज आईपीओ था, वो लॉन्च हुआ, वो समझ में आता है, क्योंकि जब आईपीओ लॉन्च हुआ हमने शेयर्स परचेज किया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे हमें पैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो डिविडेंड आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास कोई शेयर था, वो शेयर मैंने अपने किसी फ्रेंड को या मैंने बेच दिया, ठीक है, वो किसने खरीदा, वो खरीदा किसी और पर्सन ने। तो अगेन ये क्या है, इट्स जस्ट मेयर अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्योंकि वो पैसा मेरे से, मतलब वो पैसा किसी और पर्सन का था और मेरे पास आ गया, किसी तरीके से कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन मूव कर रहा है। जब फॉर द फर्स्ट टाइम शेयर्स कंपनी से खरीदे गए थे, तो कंपनी से जब हमने खरीदे तो कंपनी के पास पैसा गया जो कि कंट्री में इन्वेस्ट हुआ, बट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने में सिर्फ ट्रांसफर है ओनरशिप का, एंड दैट्स
दैट्स इट एंड नथिंग एल्स, तो इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली विंडफॉल गेन्स मतलब जो इलीगल इनकम हम कमाते हैं वो भी काउंट नहीं की जाती। तो स्टूडेंट्स ये सारी प्रिकॉशंस है जो हमें नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। अब एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं उस रिपोर्ट को जिस रिपोर्ट से हमें ये पता चलेगा बेसिकली जो मेथड हमने पढ़ा क्या हमारी गवर्नमेंट वही मेथड यूज कर रही है। सो लेट्स हैव अ लुक। उससे पहले एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि इनकम मेथड कौन कौन से सेक्टर्स में एप्लीकेबल है। तो हमने पढ़ा था कि जो 5 सेक्टर थे उसमें वैल्यू एडेड मेथड था। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम कहते हैं इनकम अप्रोच कहाँ का यूज होती है, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स, बिजनेस सर्विसेज। ये जो जितने भी सेक्टर्स हमने देखे थे 5 के अलावा उन सब में कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स, इनकम मेथड अप्रोच यूज हो रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स की, तो पब्लिक सेक्टर्स की इनकम का हमें बजट डॉक्यूमेंट से पता चलता है और जो वो एनुअल रिपोर्ट्स अपने बनाते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि जो आपका पब्लिक सेक्टर्स हैं या फिर नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, उनकी इनकम कहाँ से आ रही है। सो इन सोर्सेज से हमें इनकम पता चलती है एंड हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही थे हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हमारा कंस्ट्रक्शन तक हमने किसमें यूज कर लिया था, वैल्यू एडेड मेथड में। रेस्ट स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिसिटी से लेके आप जितना भी देख रहे हैं सारा का सारा ये कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा चला जाता है हमारे इनकम मेथड के कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये एक रिपोर्ट आप चेक करें, राइट। जो मेथड में आपको थोड़ा सा इसको जूम करता हूं पहले ताकि आपको एग्जैक्टली दिखाई दे। ठीक है स्टूडेंट्स, यही था हमारे पास इनकम मेथड के कंपोनेंट्स। याद करें कंपोनेंट क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, फिर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन टैक्सेस जितने भी है दोनों हमने ऐड किए, सब्सिडीज माइनस की थी, फिर क्या किया था ऑपरेटिंग सरप्लस इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का, और क्या प्लस किया था स्टूडेंट, मिक्स इनकम, ये हमने कर दिया। तो मतलब जो मेथड हमने पढ़ा, जो मेथड जिस तरीके से हमने सीखा नेशनल इनकम निकालने का, सेम वही मेथड स्टूडेंट्स कौन यूज करता है, सेम वही मेथड हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूज करती है स्टूडेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड दोनों को मिला करके क्या बना दिया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बना दिया जाता है। तो अब जरा एक रिपोर्ट चेक करते हैं, वो रिपोर्ट जिसमें हम सबको एक साथ पढ़ते हैं कि जो एनुअल रिपोर्ट आती है वो कैसी होती है। स्टूडेंट दिस इज द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये आपकी एक एनुअल रिपोर्ट है। कुछ जूम करके दिखाता हूं पहले मैं आपको कुछ चीजों को, मेन जो हाईलाइट हमें देखनी है। सबसे पहले स्टूडेंट आप ये देखें, क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। याद है मैंने आपसे कहा था 2 प्राइसेस पे हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, एक हम किस पे कर रहे होते हैं, बेसिक प्राइसेस पे, एक हम कर रहे होते हैं करंट प्राइसेस पे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एट 2011-12 प्राइसेस, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस ईयर है। तो बेस ईयर की कैलकुलेशन, इसके नीचे एक रिपोर्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो करंट ईयर प्राइसेस। खैर अभी मैं उसको जूम कर दूंगा। तो ये पूरी हमारी क्या हो गई, ये पूरी हमारी रिपोर्ट हो गई। ठीक है, एक बार देखते हैं। देखो यही इंडस्ट्रीज थी हमारे पास, हाँ जी सॉरी। तो स्टूडेंट्स यही रिपोर्ट थी हमारे पास, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अदर सर्विसेज। तो ये सारे सेक्टर्स थे जो हमने अभी तक पढ़े। अब देखो हमने क्या कहा था, जीडीपी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, सेम 18-19 के लिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, और ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही हमारे पास होगा पूरे साल का। तो 19-20 का फिर हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कितना % चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस ईयर कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट देखते हैं जरा, देखो ये आ गई करंट प्राइसेस पे कैलकुलेशन। मतलब दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं, करंट प्राइसेस पे। एक टॉपिक जो मेरे को आपको समझाना था, मैंने आपसे कहा था हमें समझना है बेसिक प्राइसेस क्या होते हैं। पहले तीनों मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि बेसिक प्राइस का मतलब क्या है। क्योंकि अभी तक आपने 2 चीजें पढ़ी, जीवीए एफसी, जीवीए एमपी, बट देयर इज न्यू थिंग, ये गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट्स करी है, तब आया जीवीए बेसिक प्राइसेस। तो हम इसको भी समझेंगे कि जीवीए बेसिक प्राइसेस क्या है। पहले रिपोर्ट चेक कर लेते हैं।
तो 2018-19, 2019-20 पूरा क्वार्टर रिपोर्ट्स हमें दे रखी है, उधर 17-18 की, 17-18, 19-20 और ये आपका परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो मेथड्स जैसे हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, सेम उसी तरीके से इन मेथड्स को भी अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मेथड पढ़ कुछ रहे हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई कुछ हो रहा है। ऑफ कोर्स जितना इजीली हम कैलकुलेट कर पाते हैं उतना इजी कैलकुलेशन इसका नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें पूरे सेक्टर दे दिए, लेकिन वहाँ पे हमें तो सीधा बोल दिया भैया आपके पास क्या गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो ऑपरेटिंग सरप्लस उन्हें एक एक सेक्टर का, होटल का, ट्रेड का, रेस्टोरेंट का, हर किसी का अलग से निकाला जाता है। फिर सबको मर्ज करके स्टूडेंट्स इस तरह की रिपोर्ट जो होती है वो साल के एंड में प्रिपेयर की जाती है। मैंने आपको ये भी बताया था रिपोर्ट का टाइम क्या होता है। जैसे मान लो पहला क्वार्टर है जो कि अप्रैल मई जून तक का है, तो अप्रैल मई जून इस क्वार्टर की रिपोर्ट अगले 2 महीने के अंदर अंदर, मींस जून तक, जुलाई अगस्त, मींस अगस्त के एंड में आपको ये रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है। ठीक है, सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द एक्सपेंडिचर मेथड, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो क्या है और एक्सपेंडिचर मेथड जो हमारा वर्क करता है वो कैसे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स।